मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रों को आज छात्रवृत्ति दी। ये छात्रवृत्ति उनके खाते में सीधे ट्रांसफर की गई। दरअसल समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से छात्रों को वजीफे के तौर पर छात्रवृत्ति दी जाती है, जो ये तय कर दिया गया है कि उनके खाते में दी जाएगी। कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में था, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को सफलता के गुण भी बताए। इस मौके पर छात्रों के परिजन के साथ स्कूल के जो शिक्षक थे वो भी मौजूद थे। छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। अब ये तय कर दिया गया है कि जो छात्रवृत्ति होगी वो सीधे छात्र के खाते में जाएगी, ताकि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार न हो सके। 19 लाख छात्र एक साथ एक क्लिक से, जैसे ही मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ उस यहां पे बटन दबाया, उनके अकाउंट में पैसा चला गया। क्या किसी का चेहरा देख करके स्कॉलरशिप दी गई? नहीं, उसकी आवश्यकता थी। शिक्षा पर उसका अधिकार भी है और सरकार का यह दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव के उसका अधिकार उसे प्राप्त हो सके। इसके लिए उसको स्कॉलरशिप की सुविधा के साथ जोड़ सके, और सरकार ने अपने उस दायित्व का निर्वहन यहां पर किया है। यह काम तब होता है जब सरकार की नीयत साफ होती है। लखनऊ से उड़े सर राम के साथ शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में सभी विभागों की इमरजेंसी चलती है। इसमें बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये महसूस किया जा रहा था कि हार्ट के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ी है। लिहाजा अब ट्रामा सेंटर की तरह कार्डियोलॉजी विभाग में भी एक इमरजेंसी यानी ट्रामा सेंटर चलेगा, जिसमें जो हार्ट के मरीज हैं वो सीधे अपना इलाज करा सकेंगे। पिछले कुछ सालों में हार्ट को लेकर तमाम घटनाएं देखने को मिली है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। लिहाजा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए तय किया है कि कार्डियोलॉजी विभाग में भी इमरजेंसी सेवाएं यानी ट्रामा सेंटर की सुविधाएं होंगी, जिसमें हार्ट से रिलेटेड जो भी मरीज होंगे वो सीधे पहुंच सकेंगे। रोजाना लगभग 100 से ज्यादा मरीज ट्रामा सेंटर हार्ट की समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और हार्ट की ओपीडी लगभग 4000 मरीजों तक पहुंचती है। लिहाजा अब आम आदमी को सुविधा देने के लिए ट्रामा सेंटर की तरह ही कार्डियोलॉजी विभाग में भी इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। लखनऊ से उड़े सर राम के साथ शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। दौड़ा सेक्टर 150 में बिल्डर के प्लॉट में डूबकर इंजीनियर की मौत के मामले में एसआईटी जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों के बयानों में विरोधाभासी घटना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। या प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी और जो अफसर हैं उसमें एसआईटी के दिए गए बयानों में मौके पर पहुंचने में समय गलत बताया गया है। प्राधिकरण की तरफ से जिम्मेदार अफसर 3 दिनों तक घटना स्थल पर नहीं पहुंचे और घटना में लीपापोती करते रहे और अपने दफ्तर में बैठकर निचले अधिकारियों से आदेश देते रहे। जहां कहीं ना कहीं जब अधिकारी मौके पर पहुंचे 31 दिसंबर में भी, पूर्व में भी, यानी कि इंजीनियर की मौत से पहले 31 दिसंबर को वहां एक ट्रक हादसा हुआ था, जिसके बाद 90 डिग्री के मोड़ पर कोई भी साइन बोर्ड, बैरिकेडिंग, ना ही किसी तरह का रिफ्लेक्टर लगाया गया था। बिल्डर के बेसमेंट में जो खुदाई का हुई थी उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं प्लांट में सीवर ना और नाले की पानी की निकासी कोई नई व्यवस्था होने पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए साफ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भी 2027 की चुनावी तैयारियों में जुट गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस में भी जल्दी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कांग्रेस में नया संगठन होगा जो 27 के हिसाब से और 27 के समीकरण के हिसाब से काम करेगा। चाहे जिला अध्यक्षों की बात करें और चाहे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बात करें, इनमें बदलाव, नए नए पदों का सृजन और इसके साथ ही कई नए लोगों की तैनाती की जाएगी, ताकि पार्टी को नई ऊर्जा, नई एनर्जी दी जा सके। समाजवादी पार्टी पहले ही संगठन में बदलाव कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस भी अब चाहती है कि उसकी तैयारियों में कोई कोर कसर न रह जाए और 27 के लिए उसका कार्यकर्ता अभी से मैदान में हो। लखनऊ से उड़े सर राम के साथ शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश से धोखाधड़ी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग
धोखाधड़ी करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया है, जहां पर लग्जरी कारें किराए पर लेकर फिर उन्हें गिरवी रखकर मोटी रकम वसूलने का मामला सामने आया और इसकी शिकायत अन्नपूर्णा थाने में की गई। हालांकि जो आरोपी है वो तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन यदि बात कहें तो उससे 3 करोड़ रुपए की कीमत की 24 कारें भी बरामद की हैं और ये सब कारें ऑडी और थार और सेडान एक्सयूवी जैसी गाड़ियां हैं। इसमें 40 आवेदन यानी कि 40 शिकायतकर्ता मौजूद हैं और उनकी शिकायतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कप सिरप माफिया भोला जायसवाल और उसका पुत्र शुभम जायसवाल पर अब बड़ी कार्रवाई देखने को लगातार मिल रही। पहले सोनभद्र पुलिस ने जो है कि 28 करोड़ की संपत्ति जब्त की। अब वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस रोहनिया थाना ने 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है और उनके सहयोगी की संपत्ति जो है 30 करोड़ में शामिल है। आपको दिखाना चाहेंगे, यही आलीशान मकान है जो है कि भोला प्रसाद जायसवाल जो है उसकी है और यहाँ शुभम जायसवाल भी रहता था और यहीं से जो है कि पूरे कारोबार का संचालन करता था। जो और भी उसकी प्रॉपर्टी है, एक चेतगंज में है और बात की जाए ये बादशाह बाग की जो प्रॉपर्टी है, उसके बाद एक मोहल्ला में भी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे कई, प्रहलाद घाट में भी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे कई जो प्रॉपर्टी उसने बनाया था और बड़े आलीशान प्रॉपर्टी बनाया था। यहाँ पर स्विमिंग पूल से लेकर, बार से लेकर 5 स्टार होटल तक का ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं इसमें देखने को मिला और लोग बड़े रईसी से इस घर में रहते थे। लेकिन अब पूरी तरीके से नस्तो नाबूद होता चला जा रहा है और पुलिस का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। थाना रोनिया पर मुकदमा अपराध संख्या 343/25 धारा 8, 21, 25, 29 NDPS एक्ट और 111 BNS के तहत में अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल पुत्र रामदयाल जायसवाल ने कोडीन कप सिरप बड़े पैमाने पर कि उसने अवैध तस्करी से जो अपराध से धन अर्जित किया है, संपत्ति अर्जित की है, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ 52 लाख रुपए है। इसको आज 65 NDPS के तहत फ्रीज किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो शुभम जायसवाल अभी भी फरार है। भोला जायसवाल जो इस समय जेल में बंद है और शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जो है कि कार्रवाई करने के लिए अग्रसर चल रही है। वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए रवि सिंह। नोएडा में इंजीनियर युवराज की दर्दनाक मौत के बाद विभाग कितना संजीदा है, कितना जागरूक है लोगों की जान बचाने के लिए, इसकी बानगी आपको मेरठ में देखने को मिलेगी। मेरी मौजूदगी जेल चुंगी से परीक्षितगढ़ की तरफ जाने वाले मार्ग पर है, जिसके नीचे से काली नदी जो है वो बह रही है। मैं उसी पुल पर मौजूद हूं। इसी पुल की एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें विभाग ने यहां पर एक बैरिकेडिंग की है। वो कितनी मजबूत है, क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस बैरिकेडिंग में इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या रॉकेट साइंस जो है वो लगाया गया है। हम 2G से 5G पर पहुंच चुके हैं, 6G की तैयारी चल रही है, लेकिन क्या इसमें टेक्नोलॉजी विभाग ने इस्तेमाल की है, हम आपको बारी बारी दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं इस बैरिकेडिंग की उपयोगिता बताने में। ये बैरिकेडिंग इसलिए बनाई गई है कि जब भी कोई कार इस बैरिकेडिंग से टकराए वो कार बाहर ही रुक जाए, किसी युवराज जैसे शख्स की दोबारा से मौत ना हो। लेकिन क्या क्या सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसमें जो सामग्री इस्तेमाल की गई है, कपड़े की कतरन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। दूसरी सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है छोटी छोटी डंडियां, जो हरी डंडियां हैं और बराबर के ही जो झाड़ियां हैं उनसे काट कर यहाँ पर लगाई गई हैं। तीसरा इसमें इस्तेमाल किया गया है कि इलास्टिक की बहुत बारीक सी डोर जो है उससे इसमें बंद जो है वो लगाए गए हैं। अब थोड़ा हम और आगे आएंगे, दिखाएंगे कि इसे फाउंडेशन कहां पर किया गया है। इन्हीं तरीके की लकड़ियों को सामान्य तौर पर इसी मिट्टी में धंस कर खड़ा कर दिया गया है और दावा किया गया है कि बहुत मजबूत फाउंडेशन इस बैरिकेडिंग को दिया गया है। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। में उस वक्त हड़कंप मच गया जब धार्मिक संगठन द्वारा एक रेस्टोरेंट पे छापामारी की जाती है, जहां पर वहां मौजूद प्रेमी जोड़ों में हड़कंप मच जाता है, जिसके चलते एक प्रेमी जोड़ा
खिड़की से कूद जाता है, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने उस जोड़े को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रेस्टोरेंट में अनैतिक गतिविधि होने की खबरें अक्सर कर मिलती रहती हैं। धार्मिक संगठन के ऊपर दी गई तहरीर के अनुसार 5 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं संदीप सिंह, न्यूज स्टेट जनपद शाहजहांपुर। गरीबी आम इंसान को कितना मजबूर कर देती है, इसका उदाहरण आज सागर की शहर की सड़कों पर देखने को मिला, जब एक वृद्ध अपनी बीमार पत्नी को हाथ ठेले पर इलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर जा रहा था। बीमारी से जूझ रही उसकी पत्नी ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में सड़क पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद वृद्ध वहीं सड़क किनारे पत्नी के शव के पास नीचे बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। यह करुणिक दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों को और सामाजिक संवेदनशीलता को उजागर कर रही थी। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और प्रशासन ने मदद का आश्वासन दिया है। सचिन बहरानी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जालौन की कोच कोतवाली क्षेत्र में एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संवेदनशील मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी नेता रिजवान मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवती को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है। युवती का चिकित्सा परीक्षण कराया है। दिनांक 20 जनवरी 2025 को आवेदक द्वारा कोतवाली कोच पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई थी कि उसकी 21 वर्षीय पुत्री को रिजवान मंसूरी उर्फ छोटू मंसूरी पुत्र इद्रिस मंसूरी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उक्त सूचना पर कोतवाली कोच पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आरोपी रिजवान मंसूरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अपहृता को बरामद कर लिया गया है। अपहृता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। युवती के बयान के आधार पर संबंधित कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में एक बड़ा हादसा होते होते टला, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। कार गिरते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना नहर में छलांग लगा दी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। किसी ने कांच के शीशे तोड़े, किसी ने खिड़की खोली और दोनों को सकुशल निकाल लिया। अगर समय रहते दोनों को नहीं निकाला जाता तो नोएडा जैसी घटना कासगंज में भी देखने को मिलती। आपको बता दें, पूरा मामला कासगंज जनपद के सावर थाना क्षेत्र के चांदी रोड का है, जहां 2 युवक अपनी कार से दिल्ली से अपने गांव बदायूं जा रहे थे। तभी रास्ते में अनियंत्रित होकर कार नहर में गिर गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद दोनों को सकुशल घर भेज दिया गया है। न्यूज स्टेट के लिए मैं विशाल चौधरी, कासगंज। गणतंत्र दिवस से पहले कानपुर में पुलिस अलर्ट पर है। तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है, जिससे कोई भी अराजक तत्व माहौल को खराब न कर सके। इस वक्त हम कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीआरपी और आरपीएफ मिलकर के यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। फौजी कुत्तों के साथ में ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ डीडीएस की टीम भी साथ में मौजूद है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसको डिस्पोज किया जा सके। आपको बता दें कि पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 8 तक इस अभियान को चलाया है। इस दौरान तमाम संदिग्ध लोगों को चेक किया है, उनके सामान को चेक किया है। इसके अलावा पार्किंग में खड़ी जो गाड़ियां हैं उनके डिग्गी खुलवा करके भी ये देखने का प्रयास किया गया कि इन गाड़ियों में कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं ले जाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल स्टेशन में लगातार ये चेकिंग जारी है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जा करके लगातार पुलिस ये देख रही है कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु यहाँ मौजूद तो नहीं है। दरअसल आमतौर पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर देश विरोधी तमाम तत्व
माहौल को खराब करना चाहते हैं और एक गलत संदेश देने का प्रयास करते हैं। ऐसे में पुलिस तत्पर है। कानपुर में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के अलावा तमाम दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भी इसी तरीके का अभियान चल रहा है। जी, ये कल गणतंत्र दिवस का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व। आज कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर LIU की लोकल यूनिट और AS चेक कराने के लिए हम लोगों ने GRP और RPF की संयुक्त टीम के साथ इसकी प्रॉपर कराई जा रही है। सभी प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और इसके पार्सल वगैरह, जितने भी संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की, इसके अतिरिक्त आउटर के ट्रैक वगैरह सभी चेक किए गए हैं। सर, चेकिंग के दौरान कुछ व्यक्तियों का विशेष मिला पाया? अब तक कोई संदिग्ध व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं मिली है। पुलिस की मौजूदगी वहां पर है और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। कश्मीर घाटी में पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी काफी ज्यादा बर्फबारी जो है वो हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जहां आपकी नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। इसी तरीके से अगर हम पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में भी छप्पड़ फाड़ के बर्फबारी जो है वो हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये बर्फ जो है ये बिल्कुल जम चुका है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रीज हुआ है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं इतना जो है माइनस टेम्परेचर रहता है, लेकिन पूरी तरीके से ये बर्फ भी जो है जम चुका है, क्योंकि चिलई कलान चल रहा है। इस चिलई कलान में बर्फबारी जब होती है तो ये बहुत टाइम तक रहती है, क्योंकि जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे नीचे पूरी तरीके से ये बर्फ जो है ये जम चुका है। थोड़ा मैं विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा आपको किस तरीके से आइस की मोटी लेयर जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये आप विजुअल्स में देख सकते हैं पूरी तरीके से ये बर्फ जो है ये जम चुका है, क्योंकि चिलई कलान का जो सीजन है वो यहाँ पे चल रहा है, तो इसीलिए ये बर्फ जो है ये जम चुका है। अगर हम पूरे कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो पूरे कश्मीर घाटी में ड्राई स्पेल के बाद चिलई कलान में जो है काफी बर्फबारी जो है वो हुई है। खास करके अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे तो नॉर्थ कश्मीर से 3 से 4 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इस बर्फबारी की, जब भी कश्मीर घाटी में बर्फबारी होती है तो लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो रोड जो है वो जम जाते हैं और रोडों पे काफी ज्यादा बर्फ होता है, और दूसरी तरफ बिजली सप्लाई जो है वो यहाँ पे कम रहती है, क्योंकि बर्फबारी के बाद जो बिजली पोल्स है, तार है वो टूट जाते हैं। तो उसकी वजह से कई मुश्किलों का सामना जो है वो कश्मीर घाटी के लोगों को करना पड़ता है। खालिद डार, श्रीनगर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कश्मीर घाटी में एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कई एक पहाड़ी इलाकों में अभी सुबह से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। चाहे हम कुपवारा की बात करें, बांडीपोरा की बात करें, काजीगुंड की बात करें, आज सुबह सुबह श्रीनगर में भी हल्की बर्फबारी हुई है। वही जम्मू कमिश्नरा अभी बंद है, लेकिन कोशिशें हो रही है उसे खोलने की। कई एक जगह जो है लैंडस्लाइड्स आई है। बारामूला में रोड की कंडीशन ये है कि इस पर चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रोड काफ़ी स्लिपरी है और सुबह सुबह यहाँ पर वाहनों का चलना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। वही यहाँ पर सुबह दुकानें भी आज देर से खुल रही है, क्योंकि काफ़ी ठंड का प्रकोप होता है सुबह सुबह। और गणतंत्र दिवस की तैयारियाँ भी है जो है वो ज़ोरों शोरों पर है। कल भी जो है फाइनल रिहर्सल किया गया यहाँ DPL बारामूला में। इसका वेन्यू जो था पहले शौकत अली स्टेडियम था, लेकिन बर्फबारी के कारण इसका वेन्यू जो है चेंज किया गया। अब गणतंत्र दिवस की तकरीब है वो अब जो है DPL बारामूला में मुनक़्क़द की जाएगी। वही सिक्योरिटी के खातिर इंतजाम किए गए। आज सुबह से जो है सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार यहाँ हमें सड़कों पर दिखे। बारामूला से मैं याकूब लाला। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।